अगला प्रश्न हमारे पास इसमें आइंस्टीन। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा ही छोटा दिख रहा। अब आप लोग नहीं बोलोगे तो अच्छा दिखेगा। हाँ, बोलने से देखने से क्या तात्पर्य। देखें, एक चीज, जैसे कोई भी प्रकाश संवेदी धातु की सतह होती है, उस पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है या ऊर्जा आपतित की जाती है तो वो ऊर्जा दो भागों में बढ़ती है। तो जो ऊर्जा देते हो ना, वो ऊर्जा कौन सी होती है? फोटॉन के रूप में। फोटॉन क्या है? ऊर्जा का क्वांटा है, ऊर्जा का अंश है, भाग है एक। तो जैसे ही आप किसी धातु सतह पर फोटॉन आपतित करवाते हो तो ये दो भागों में बढ़ती है। कौन कौन से? एक तो उस धातु का कार्यफलन, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है ना? अब गतिज ऊर्जा या वेग प्रदान करने में दोनों एक ही बात है, उसमें दोनों में आता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? देखना, चूंकि कौन कौन से दो भाग पढ़े हैं आपने? ठीक है ना? पहला देखें आप, एक हो गया आपके पास कार्यफलन और दूसरा जो है फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। यानी कि सिंपल अपन बात करें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा किनको प्राप्त होगी? फोटो इलेक्ट्रॉनों को। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? जो धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहां पर, फोटोन आपतित किया है तो एच न्यू, ठीक है ना? एच न्यू फोटोन की ऊर्जा हो गई। ये दो भागों में बटा है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में। या तो 1/2 mv² लिख दो या E ऑफ K लिख दो। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन रहेगा, फोटोन रहेगा, डिवाइडेड इन टू वेज। कौन कौन सा? वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो आप कि कार्यफलन का मतलब क्या होता है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन सरफेस ऑफ मेटल। तो अब एक उदाहरण से समझो इसको। मान लिया जाए ये कोई ए नाम की धातु है, इसका कार्यफलन मान लिया जाए 5 ईवी है। मान लो कि एक उदाहरण बात कर रहे हैं। आपने कितना दे दिया इसको? 55 ईवी, जितना जरूरत है ना उतना दे दिया है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, परंतु धातु की सतह से मोशन नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। मतलब रेडी टू गो, समझ रहे हो ना? चलने के लिए तैयार है, पर कब चलेगा? यानी कि कोई भी एक गिलास है, उस गिलास में मान ले जाए 200 ml पानी आता है, तो कब तक नहीं डुलेगा? 200 तक। और 201 ml होगा तो उसके बाद पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो 200 ml क्या उसका कार्यफलन है ना? तो आपको कितना देना चाहिए तब जाके वो पानी गिरे? 200 से ऊपर। तो यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है तो उस समय फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग या गतिज ऊर्जा शून्य होती है। शून्य, गतिज ऊर्जा शून्य या वेग। कैसे गतिज ऊर्जा शून्य? कैसे? 1/2 mv² होगा कि नहीं?
अब ये वेग जीरो लिखोगे तो सब जीरो होगा कि नहीं, तो ये हो गई। अर्थात देखें, अर्थात में v बराबर 0 और इस स्थिति में आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान दें, h न्यू के स्थान पर आपके पास न्यू नॉट लिखोगे, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी और न्यू यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर यहां पर देखें बराबर में क्या हो गया, ये आपके पास फाई और प्लस में ई के यानी कि गतिज ऊर्जा शून्य हो रही है ना, क्योंकि वेग शून्य हो रहा है, इसलिए ये आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गई। ये कैसे आई पता होना चाहिए। अब ये मान ऊपर रखूंगा मैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या होगा देखें, हाँ, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास एच न्यू, तो यहीं पर है, और फाई की जगह एच न्यू नॉट प्लस में ई के मतलब गतिज ऊर्जा। अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन में कर क्या रहे हैं, अपन फाइनलाइज कर रहे हैं कि ये लिखना है अब अपने को। ठीक है, तो ऐसे ये प्रिंट होते जाना चाहिए, उसके लिए फिर अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है। और सिंपल ही, इतना ज्यादा नहीं, स्टेप याद रखो ना बस, जैसे ये स्टेप, इसके बाद ये वाली स्टेप कैसे आई, बस ये याद रखना है आपको, तो ऑटोमेटिकली चलेगा ये। हो गया। अब यहां पर इसका ट्रांसफर इधर कीजिए आप, तो आपको मिलेगा एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के, करेक्ट है ना, एच कॉमन है क्या, और एच क्या है, और प्लैंक नियतांक का वैल्यू बताइए, माइनस, और वैल्यू वो यूनिट कितना इसका, जूल इंटू सेकंड पूछा जाता है, याद रहना ही चाहिए। यहां पर ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, न्यू माइनस में न्यू नॉट इज इक्वल टू ई के लिख दो, या फिर 1/2 mv² लिख दो, एक ही बात होती है। ये दोनों ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ज्यादातर 1 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया इतना क्यों करें, तो अब यहाँ कितने ऑब्जेक्टिव हमारे को मिले हैं वो देखो आप। एक तो ये लाइन कि आपतित फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में बटेगी, कौन कौन से भाग, एक कार्यफलन में और दूसरी गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी धातु सतह से अगर इलेक्ट्रॉन आप उत्सर्जित करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो जो ऊर्जा आप धातु की सतह को दोगे वो 2 भागों में बट जाएगी, एक उसके कार्यफलन में और एक फोटो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। और अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर रहती है तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग या गतिज ऊर्जा शून्य रहती है। ठीक है, जैसा अभी एग्जांपल में समझा था आपने, जैसे किसी धातु की सतह को कितना चाहिए, 10 ईवी चाहिए, आपने 10 ही दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, मोशन में नहीं आएंगे, गति नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला देखो आप। ठीक है ना, कि फोटोन की ऊर्जा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, 3 ऑब्जेक्टिव है इसमें, इसलिए किया आपने। हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। ठीक है, 7वीं यूनिट में अगला प्रश्न देखें आप, द्रव्य तरंगे, द्रव्य या डी ब्रॉगली तरंगे। अच्छा, ये वाला बोर्ड सही लग रहा है कि पहले वाला, कल सही हो जाएगा, पेंटर को फुर्सत मिले तब ना, तो हमने ये ऐसे टेम्परेरी काम चला लिया, तो अभी काय पे पढ़ते, पूरा ऐसा हो रहा है। तो द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली या मेटर वेव्स बोलते हैं इसको। तो क्या, हाँ, मेटर यानी कि पदार्थ, द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है,
मेट, METTER, मैटर, मैटर हो गया कहीं पे, सही है कि नहीं? तो क्या मैटर का मतलब क्या? लफड़ा। अच्छा, कहीं पे लड़ाई अगर हो जाती है तो कितना आनंद आता है देखने में। वो लड़ाई अपने साथ हो तो फिर दूसरे को आनंद आता है। तो प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। संलग्न का मतलब उसके साथ रहती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। इस संलग्न तरंग को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे बोला जाएगा। डी ब्रॉगली या द्रव्य तरंगों का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जिसको कहते हैं, ठीक है, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रॉगली और मैटर वेव। तो इस द्रव्य तरंगों की जो ऊर्जा है वो इस फार्मूले से दी जाती है, एच न्यू। ये कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है अपने पास, ये हो गया ना। ये जहां पर ई कौन है ऊर्जा, एच कौन है प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गई है। अब दूसरा जो है आइंस्टाइन का समीकरण देखे अपन। आइंस्टीन का कौन सा वाला, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अभी जो पढ़ा प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा, ये दोनों जाके वहां पे मिक्स होगी, तो आपको डिफरेंशिएट करनी है इनको। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, तुल्यता नियम में क्या करेंगे, E बराबर mc² बचपन से जानते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है पता नहीं, पता हो या ना हो पर इक्वेशन पता है, सही है कि नहीं। यानी कि इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखें आप, पहली और कौन बात कर रहा है, क्या हो गया प्रियंका, क्या हमें भी बताइए, हम कैसे बताया, ऐसे फ्री में थोड़ी हंसना मिलता है। अच्छा कुछ नहीं है फिर भी हंस रहे हो आप लोग, अरे लोगों को शक होता है ऐसे। देखो ई और ई है ना, अब देखो एच न्यू, यहां पर ध्यान दे, बीच में डिस्टरबेंस नहीं, एच न्यू और इधर है mc²। अब आप देखते हो कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, आपने बहुत से टाइम लिखा है, ठीक है ना। तब अपने दिमाग को बिल्कुल इस लिंक से जोड़े, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू का। अच्छा ये सही प्रश्न पूछा है इसने भी। आओ प्रीति, चाल बराबर समय, सही है कि नहीं। अब चाल मतलब प्रकाश की चाल, सही है दीपा, बराबर में। और दूरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य से है इसलिए, और समय माने टी। अब गुणित एक तो कर ही सकते हैं, तो 1/t यानी कि आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होती है, तो c बराबर लेमडा इंटू में न्यू। अब न्यू का मान निकालूंगा ना तो c/लेमडा आएगा कि नहीं, सही है प्रीति, कौन सही है, हाँ है। अब ये वैल्यू ऊपर रखूंगा, वासु, वासु को ऊपर रखेंगे, c बाई लेमडा mc², एक c कैंसिल होगा ना, तो यहां पर मैंने m का मान भी निकाल लिया और c को भी कैंसिल कर दिया है, h में लेमडा c। बताओ ये क्या है, फोटोन का द्रव्यमान। थोड़ा आगे देखो, संवेग अपन जानते हैं,
संवेग से यानी कि मोमेंटम से। अब संवेग का फार्मूला तो याद है ही सही, बोलो भावना, भावना बोलो, कैमरे में बोलेगी क्या? एम इंटू में वी, है ना। यहाँ पर कौन क्या है पता होना चाहिए, सही है मिलिट्री मैन। ये मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां से एम का वैल्यू ले लो वहां पर, तो ये P इज इक्वल टू एम का वैल्यू यहां से ले रहा हूं मैं, देखो H अपॉन में लेमडा C इंटू में C, सिंस V मतलब वेलोसिटी, तो लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इसलिए C कैंसिल हो गया ना, तो H अपॉन में लेमडा, लेमडा की लेमडा क्या है दिव्या? अब ये हो गया, ये जो है ना, ये आपके फोटोन के लिए संवेग मोमेंटम है। अब यहां पर या करके आप क्या कर सकते हैं, लेमडा को उधर लेकर जाइए, वेवलेंथ H अपॉन में P, ये भी हो सकता है। ये क्या हो गया, तरंगदैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंगों का तरंगदैर्ध्य के लिए फार्मूला है ये, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि 2 नंबर कैसे, अब 2 नंबर में आया द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा कि परिभाषा और ये फार्मूला हो गया आपके पास, और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा तरंगों का तरंगदैर्ध्य इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, करेक्ट है ना। 2 नंबर हो गए, ये पूरा थोड़ी आएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में तो छोटी वैल्यू आएगी, तो ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, हाँ, तो ये वाला हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ऐसा सिस्टम है कि ये जो आपने कहाँ लिखा था उसको, ये लिखा था ना न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ा आगे कौन सा है, फोटोन के लिए ध्यान देना आप, फोटोन के लिए मोमेंटम और लेमडा यानी कि वेवलेंथ और ई ऑफ के मतलब गतिज ऊर्जा में रिलेशन अपन बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, इधर ध्यान दे बस बोर्ड पर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा से, अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला E मतलब एनर्जी और K मतलब काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा, इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है, करेक्ट है क्या ये। अब यहां पर देखो, दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये देखना E और K जो है इसके पेयर में लिखना जरूरी है, 1/2 mv²। अब ध्यान देना, ये 2m का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और 2m का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया आपने, समझे ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो m 2 टाइम है और v ऑलरेडी 2 टाइम है, और इधर देखिए ये 2m e k यहीं पर, और इधर m 2 टाइम v 2 टाइम, तो होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें कोई समस्या। देखें m इंटू वी आप जानते हैं ये p होता है और ये होता है मोमेंटम, मतलब, धन्यवाद। तो यहां पर आप ऐसा लिखोगे कि ये ट्वाइस m e ऑफ k
मतलब काइनेटिक, और ये लिख दिया आपने P की पावर 2। अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, रूट लगेगा। धन्यवाद, मैथ्स वाले होना जरूरी है, आप नहीं होते तो क्या करते हम। ये काय में रिलेशन है संवेग और गतिज ऊर्जा। फिर से देखें, काय काय में रिलेशन है फोटॉन के संवेग और गतिज ऊर्जा में। करेक्ट हो गया। अब इससे थोड़ा आगे, सिंस लेमडा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था अपनों ने, बताओ जरा। एच अपॉन में पी पढ़ा था ना इससे पहले। तो यहां पर क्या करेंगे, मान रखने पर, सही है क्या। तो लेमडा इज इक्वल टू एच यहीं पर, और पी का वैल्यू ये रख दो, रूट ऑफ ट्वाइस एम, ई के पेयर में है ये काई में रिलेशन है वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में, तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा में फोटॉन के लिए। तो वो आपको बोले कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्पष्ट कीजिए, तो ये 2 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी है। उसको 4 या 5 नंबर पूरे करने हैं इस यूनिट में से, वो कैसे भी कर सकता है। 12 नंबर की है 7वीं और 8वीं यूनिट, ठीक है। तो 7 नंबर का 8वीं यूनिट में, तो 5 इसमें से आएगा, और अगर वहां से 8 का दे दिया तो फिर यहाँ 4 रहेगा। करेक्ट हो गया ना। अपनों ने अभी बात कर दी ना फोटॉन के लिए, ध्यान दें इधर, फोटॉन के लिए ऊर्जा एनर्जी में एच न्यू है, करेक्ट है। यहां पर ई, इसको और करके क्या लिख सकते हैं, फार्मूले लिख रहा हूं मैं। क्या बातचीत हो रही है, अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं इधर। और करके E इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह C बाई लेमडा होता है कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं अपन। अब थोड़ा आगे, ये हो गया आपके पास पहला सूत्र। दूसरा वाला जो सूत्र है हमारे पास संवेग वाला, एम एच बाई लेमडा सी, द्रव्यमान वाला। और तीसरा जो है वो संवेग का था, ठीक है। तो P बराबर H अपॉन लेमडा, सही था संवेग का। और इसी का एक और था कि तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू H अपॉन में P, करेक्ट हो गया। और अगला जो है आपके पास गतिज ऊर्जा, और उसमें यानी कि संवेग बराबर अंडर रूट में 2m e के, यानी कि गतिज ऊर्जा। दूसरा एक और लिखा था अपनों ने, क्या लिखा था, ये सही नहीं है क्या, ये तो सही है, ये सही है। तो वो आया था लेमडा बराबर एच के अपॉन में अंडर रूट में 2m e के, ठीक है। कौन क्या है पता होना चाहिए। इन फार्मूले की हेल्प से अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतने जो हैं अपने पास, ये वाले ऊपर के जो 4 फार्मूले हैं, इन चारों फार्मूले में देखो आप, 4 भी नहीं, 1 2 और 3 है। इस पहले वाले में देखें तो देखो ये प्लांक कांस्टेंट है, नीयतांक है, जिसका मान अपने को पता है। सी मतलब प्रकाश की चाल, ये भी पता है। लेमडा मतलब केवल तरंग दैर्ध्य आपको दी जाएगी, समझ रहे हो ना। यहां भी तरंग दैर्ध्य चाहिए और यहां भी सिर्फ तरंग दैर्ध्य चाहिए। तो इन सब के लिए देखें आप कि मान लीजिए आई 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्ध्य के लिए, वेवलेंथ के लिए आप एनर्जी, मास और मोमेंटम निकालिए। तो सबके लिए निकाल सकते हैं, कर रखे हैं आपने ये वाले। तो सिंपल, अगर यहां इसकी मोमेंटम की है अगर बात करूं मैं, तो P बराबर में H अपॉन में कौन आएगा, लेमडा आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखें आप, H मतलब प्लांक नीयतांक का मान 6.63 माइनस में 34 अपॉन में लेमडा यानी कि वेवलेंथ। ये एंगस्ट्रॉम में तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं अपने को। तो ये 5000 ध्यान दें,
5000, और ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस में 10 दे दिया आप लोगों ने। अब देखें P बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 6.63 10 पावर माइनस में 34 अपॉन में ये 10 पावर 3 प्लस में है कि नहीं, तो यहां से लेस हो जाएगा, तो 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 7 सही लिखा गया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वो P इज इक्वल टू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो किलोग्राम, संवेग का मात्रक लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो यहां रख दीजिए, ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो यहां पर रख दीजिए। तो इसके लिए क्या वैल्यू होना चाहिए भैया कि C मतलब कौन हो गया, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू भी फिक्स होता है 6.63 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। वहां जाने के बाद अपने को ऐसा लगता है एग्जाम में कि ये तो याद तो आ रहा पर कहां से शुरू करें और कौन सा पहले लिखें, तो उस कंफर्मेशन के लिए इतना टाइम दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 7वीं यूनिट हो चुकी है। अब 7वीं यूनिट में ही एक क्वेश्चन और है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, समझ रहे ना, 2 नंबर में आएगा। कितना समझाएंगे वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति में कितना, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति मतलब प्रकाश कभी तो तरंगों के रूप में चलता है और कहीं पर कणों के रूप में चलता है। इसकी इस प्रकाश की इस प्रकृति को द्वितीय प्रकृति कहते हैं। ये तो हो गया उसकी परिभाषा। अब नीचे आप हेडिंग लिखेंगे पुष्टि करके, समझ रहे हो ना। तो पुष्टि कैसे करेंगे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं कौन कौन सी घटनाओं की, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब घटनाएं किसकी है, प्रकाश की है। तो इन घटनाओं को कौन समझा सकता है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत या फिर सिंपल तरंग सिद्धांत। पर जैसे ही इस तरंग सिद्धांत को प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव पर अप्लाई किया जाता है तो इसको नहीं समझा पाया। उसका क्या कारण है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो या कॉम्पटन प्रभाव हो, ये प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, जबकि तरंग सिद्धांत सिर्फ तरंग प्रकृति को समझाता है। करेक्ट है ना। फिर से देखें कि प्रकाश कहीं पर तरंगों के रूप में तो कहीं पर कणों के रूप में विद्यमान होता है। इसकी पुष्टि के लिए क्या करोगे कि जब हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या की गई, तब तरंग सिद्धांत ने या तरंग सिद्धांत के द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण वगैरह को समझा दिया, मतलब इसकी पुष्टि कर सका, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की पुष्टि नहीं कर सका। इसका क्या कारण है कि ये जो घटनाएं होती है, जो 4-5 वो हैं, वो तरंग प्रकृति दर्शाती है, जबकि ये जो घटनाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कण प्रकृति। तो आपका वर्क ये है कि अपनों ने ये जो बात करी है ना, इसके लिए करी है, तो आप ये और ये भी आप कैलकुलेट कर लें। इसके लिए शायद एक कोई न्यूमेरिकल कर रखा होगा अपनों ने, शायद 2.31 EV गतिज ऊर्जा वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रखा, तो फिर कल कर लेंगे। तो ये 7वीं यूनिट हो चुकी है अपने पास।